अस्सलाम वालेकुम जी, मैं यासिर जंजुआ और आज की वीडियो जो है वो एक मालूमाती वीडियो है। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में नशे का रुझान नौजवान नस्ल में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और जितनी तेज़ी से ये नशे का रुझान बढ़ रहा है, इतनी ही ज़्यादा इसके इलाज की भी ज़रूरत है और नौजवानों को ये समझाने की ज़रूरत है, ना सिर्फ नौजवानों को बाकी तमाम लोगों को जो नशे की लत में किसी न किसी वजह से मुब्तला हो गए हैं। इन तमाम लोगों को नशे की लत से छुटकारा पाने के लिए किसी ऐसी जगह की ज़रूरत होती है जहाँ पे इनका इलाज मुमकिन हो सके और आज मैं आपको एक इसी तरह के इदारे से मुतारिफ़ कराऊँगा जिसमें बिल्कुल ये महसूस होगा आपको कि ये कोई इलाजगाह नहीं बल्कि कोई घर है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो के एंड पे आपको ये पता चलेगा कि अगर आपका कोई प्यारा, आपका कोई दोस्त या आप खुद नशे की आदत में मुब्तला हैं, तो इसका तरीका इलाज क्या होता है, नशे के इलाज से जुड़ी गलतफ़हमियाँ दूर हो जाएंगी और बाकायदा इस प्रोसेस की मुकम्मल मालूमात मिल जाएगी। आएँ आपको इस रिहैब का विज़िट करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? इशफ़ाक़ हुसैन साहब हैं हमारे साथ और आसमा फ़रीद और इस इदारे को जो है ये दोनों रन कर रहे हैं और हस्बैंड वाइफ हैं। इशफ़ाक़ साहब, इस इदारे से मुतल्लिक आज हमें वो मालूमात चाहिए, ना सिर्फ इदारे से मुतल्लिक बल्कि जो तरीका इलाज है एक ऐसे मरीज़ का जो नशे की आदत में मुब्तला हो चुका है, ताकि सुनने वालों के ज़हन में इससे मुतल्लिक जो गलतफ़हमियाँ हैं वो दूर हो जाएँ और उसके साथ-साथ आपने हमें अपने इदारे का विज़िट कराना है ताकि जो आपकी क्योंकि सोशल मीडिया पे ऑलरेडी प्रेजेंस है और आपका एक दावा है कि हम घर जैसा माहौल है फराहम करते हैं, तो वो घर जैसा माहौल कैसा होता है और आप यकीन जानें कि जब आप इस वीडियो में इस इदारे की फुटेजेस देखेंगे और हम अभी आपको विज़िट कराएंगे तो आपको यही महसूस होगा कि आप घर से घर तक आ गए हैं और बिल्कुल कोई हॉस्पिटल वाली वाइब्स नहीं है यहाँ पे। तो इशफाक साहब, चलें आप इसको विज़िट करा दें और फिर साथ-साथ आपसे मालूमात भी लेते जाते हैं। जी, जी, आपको आज विज़िट करा देते हैं। अच्छा, ये यहाँ जो है वो दाखिल होते ही पहले मैंने देखा कि लोग यहाँ पे जिम कर रहे हैं, तो इशफाक साहब पहले पेशेंट आता तो उसको आप जिम पे ले आते हैं कि एक्सरसाइज़ करे? नहीं सर, एक्चुअली ये आफ्टर डिटॉक्सिफ़िकेशन फिर हम एक्सरसाइज़ वग़ैरह स्टार्ट करवा देते हैं। जो तरीक़ेकार है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि सबसे पहले तो जब पेशेंट की एंट्री होती है, एडमिशन के बाद पेशेंट की लैब इन्वेस्टिगेशन की जाती है। ये लैब इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? ये कुछ मेडिकल टेस्ट होते हैं डिटॉक्सिफिकेशन स्टार्ट होने से पहले ज़रूरी है क्योंकि खामखा एक पेशेंट हमारे पास आता है तो उन्होंने या हाई डोज में ड्रग्स यूज़ किए होते हैं या बहुत अरसे से कर रहा होता है, तो कुछ ब्लड में इशू आ जाता है या हेपेटाइटिस का खतरा होता है, जिगर वगैरह बुर्गर, इन सब चीज़ों के बाकायदा मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं। उसी के बुनियाद पे हम उनको डिटॉक्सिफिकेशन जब उनके रिजल्ट आते हैं हमें क्लियर हो जाता है कोई प्रॉब्लम है और कितनी हद तक वो प्रॉब्लम है। तो डिटॉक्स तो हमारा अपना ड्रग्स के रिलेटेड होता है, पर हमारे पास क्योंकि मेडिकल ऑफिसर्स भी मौजूद होते हैं, तो वो और मेडिकल जो इश्यू होता है वो भी उसको हम ट्रीट करने पे उनका इलाज शुरू हो जाता है। ओके, इसका मतलब है कि पेशेंट जब आपके पास पहुँचता है तो सबसे पहले उसके स्पेसिफिक टेस्ट परफॉर्म होते हैं ताकि आपको पता चल सके कि पेशेंट की एक्चुअल कंडीशन क्या है और इसको किस तरह से। अच्छा, वो टेस्ट होने के बाद तो फिर आप उसको रूम अलॉट कर देते हैं। अच्छा, वो रूम हम देख सकते हैं कि किस तरह का रूम है? लोगों को तजस्सुस होगा को कि दिक्कत रहती है। हाँ जी। अच्छा जी, ये तो कोई बड़ा शानदार किस्म का बेडरूम है। जी, जी। और बहुत ही ज़बरदस्त। तो यहाँ पेशेंट, अच्छा, यहाँ एक वक़्त में इस रूम में कितने मरीज़ होते हैं? यहाँ पे सर क्योंकि ये हमारा फुली वीआईपी रूम है, यहाँ पे एक वक़्त पे एक ही पेशेंट होता है। और उसको सेपरेट वॉशरूम मिल रहा? उसके लिए एक पेशेंट के लिए सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, सेपरेट वॉशरूम है, एसी अवेलेबल है, एलईडी लगी हुई है, फ्रिज लगा हुआ है, सोफ़े लगे हुए हैं, मतलब फुल वीआईपी फैसिलिटी हम पेशेंट को दे रहे हैं यहाँ पे। मील का क्या प्रोसेस होता है? वो उस पेशेंट को यहीं सर्व हो रहा होता है इसी रूम के अंदर या उसके लिए फिर कोई अलहदा से भी जगह? जी बिल्कुल, मील भी पेशेंट यहाँ पे भी खा सकता है।
अगर उसका दिल है बाहर हॉल में बैठने की तो बाहर हॉल में भी सर्फ हो सकता है, यहाँ अपने रूम में भी वो ले सकता है। अच्छा, यहाँ पे जो पेशेंट अकेला रह रहा होता है, आपने बताया कि ये वीआईपी रूम है और यहाँ पे सिंगल पेशेंट जो है वो रुकते हैं, तो फिर पेशेंट कोई खुद को नुकसान ना पहुंचा ले, क्योंकि ऑब्वियसली क्रेविंग होती है नशे की, मुझे वो टर्म्स तो नहीं पता, तो उसके लिए फिर क्या प्रिवेंशन ले रहे होते हैं आप? जी बिल्कुल सर, ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, हमारे स्टाफ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। उसके लिए कि यहाँ पे हमारे प्रॉपर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल है और यहाँ इस रूम में कोई भी ऐसी चीज़ हम अलाउ नहीं करते और ऐसी चीज़ें हमने यहाँ से निकाली हुई है जो खुद को वो नुकसान पहुंचा सकता है या ऐसी चीज़ें जिससे वो खुद को कट वगैरह लगा सकता है। तो ऐसी चीज़ें हमने यहाँ से निकाली हुई है ताकि उसको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इसके साथ-साथ ये भी बता दें कि सुनने वालों के ज़हन में ये ख़्याल आ रहा होगा कि अगर वो अपने किसी प्यारे को यहाँ एडमिशन करा देते हैं और वो अकेला इस रूम में है और उसको कोई मिलने आता है, तो मिलने का क्या क्राइटेरिया है? खुदा ना ख़ास्ता उसका कोई दोस्त आके उसको कोई ड्रग दे के चला जाता है, आप तो वो तो ये रूम में बड़े तरीके होते हैं इनके पास। मैं बताना ये चाहूँगा कि जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, जो उनके पास जो गार्डियंस होते हैं, जिनका सिग्नेचर्स हमारे पास मौजूद हो एडमिशन कार्ड के ऊपर, पेशेंट से सिर्फ वही मिलने आ सकते हैं। वो पेरेंट्स में से कोई भी हो सकता है। तो सिर्फ वही मुलाकात के लिए आ सकते हैं, दोस्त वगैरह यहाँ पे हम अलाउड नहीं करवाते हैं। ओके, एक पेशेंट के एडमिशन का हमने डिस्कस किया कि वो इस रूम में एडमिट हो गया, नेक्स्ट मॉर्निंग अब वो सुबह उठा, उसे पता चला अब मैं अपने घर में नहीं हूँ, किसी दूसरे घर में आ गया हूँ, और फिर क्या प्रोसेस होता है उसके साथ नेक्स्ट? जैसे मैंने पहले बताया कि सबसे पहले तो मेडिकल कुछ टेस्ट होते हैं, उसके रिजल्ट्स के आने के बाद मेडिकल ऑफिसर जो टेस्ट रिजल्ट्स है उसके मुताबिक वो अपनी मेडिकेशंस उसके लिए सब वो कर देता है, सजेस्ट कर देता है। और जो इसका बिहेवियरल इशू होता है, एडिक्शन का जो प्रॉब्लम है जिसके लिए वो खास आया हुआ है, उसके लिए जो हमारे कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट है उसके साथ उसकी जो अपॉइंटमेंट वो बुक की जाती है। उसके चेकअप के बाद उसके लिए बिहेवियर के मुताबिक या जो नफ्सियाती मसाइल उसके शुरू हो चुके हैं एडिक्शन के साथ, उसके मुताबिक उसको दवाइयाँ लिख दी जाती है। वो जो दवाइयाँ है वो जो हमारे मेडिकल ऑफिसर है उसके सुपरविजन में ही उसको बनाई जाती है और उसको बाकायदा सारे जितने भी वाइटल्स हैं उसके चेक करने के बाद ही उसको वो दवाइयाँ हमारे पैरामेडिकल स्टाफ खुद अपने हाथों से देते हैं। अच्छा, एक प्रोसेस तो ये है जो अभी आप बता रहे हैं, और एक मुआशरे के अंदर तासुर है जनरल पब्लिक में कि जब पेशेंट किसी रिहैब सेंटर में पहुंचता है और वो सुबह उठता है तो उसको पता लगता है कि मैं कोई जेल की सलाखों के पीछे बंद हूँ और उसके हाथों में हथकड़ियाँ होती हैं और पैरों में बेड़ियाँ होती हैं, ये ख्याल किस हद तक दुरुस्त है? हमारे मुताबिक और हमारे सेंटर के अंदर ये ख्याल तो बिल्कुल है ही नहीं, ना एग्जिस्ट करता है, ना हम ऐसा करते हैं चूँकि आपको माहौल से ही अंदाज़ा हो गया होगा। सबसे ज़रूरी है जो भी इदारा हो जो इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी से रजिस्टर्ड होता है, वहाँ ये चीज़ें नहीं होंगी क्योंकि हमारा खुद इदारा IHRA से रजिस्टर्ड है और हमारे ऊपर भी उन्हीं का चेक एंड बैलेंस होता है। फूड, इनका रहना और इनकी इवन दवाइयाँ जो नियर टू एक्सपायरी है, एक्सपायरी हो गई है, नहीं हुई, क्या हम दे रहे, क्या प्रोटोकॉल होता है, ये सारी चीज़ें हम पे भी उन्हीं का चेक एंड बैलेंस है। पेशेंट आके कंप्लेंट करते हैं और बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, फिर ऐसा कहाँ पे होता है? एक्चुअली काफ़ी सारे इदारे ऐसे मौजूद है जो अनरजिस्टर्ड है। तो ज़ाहिर बात है अगर वो अनरजिस्टर्ड है उन पे चेक एंड बैलेंस नहीं है। लेकिन जो इदारे इस्लामाबाद में हेल्थ अथॉरिटी से रजिस्टर हो, वहाँ पे ऐसे एक्टिविटीज़ कभी भी नहीं हो सकती क्योंकि ज़ाहिर बात है उनका प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होता है और हमारी मेडिकेशन से लेके, हमारे स्टाफ से लेके, हमारे किचन तक वो चेक करते हैं, फूड तक वो चेक करते हैं। अच्छा, एक तो रूम आपने ये बताया कि जहाँ पे एक पेशेंट रहता है, अब एक से ज़ायद 2 लोग, ऑब्वियसली बजट पैकेज भी होता होगा, कुछ लोग ट्विन शेयरिंग में रहना चाह रहे होते हैं, कि तो ये वो रूम कहाँ है? मैं सर आपको विज़िट करा देता हूँ। हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी है। हमारे पास वार्ड सिस्टम भी है, उसके अलावा फिर 2 बेड शेयरिंग रूम भी है, 3 बेड शेयरिंग रूम भी है, 4 बेड शेयरिंग रूम है, मुख्तलिफ कैटेगरी है। ये फैमिली के ऊपर डिपेंड है कि वो अपने पेशेंट को कहाँ पे एडमिट करा सकते हैं, कितना फैसिलिटेट कर सकते हैं अपने पेशेंट को। आप वो रूम भी दिखा दें ताकि देखने वालों को जो है वो आसानी हो जाए।
अच्छा इशफाक साहब, ये बहुत सारे लोगों को लगता है कि नशे का इलाज बहुत महंगा इलाज है, तो क्या ये वाकई सच है, ये महंगा इलाज है या ये अफोर्डेबल इलाज है? जी सर, बिल्कुल अफोर्डेबल है और इसी वजह से हमने डिफरेंट कैटेगरी रखी हुई है। जैसा कि ये हमारा 2 बेड शेयरिंग रूम है, ओके, वार्ड सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है। मतलब 2 बेड में 2 लोग रहेंगे, जो हम अब इससे पहले देख के आए हैं रूम, उसमें सिंगल पेशेंट है, यहाँ 2 पेशेंट हैं और फिर ये आपका ये वार्ड सिस्टम है। इस वार्ड में मेरे ख्याल में कितने बेड हैं? 5 से 6 शायद तकरीबन 6 पेशेंट्स। 6 पेशेंट है। तो ये फिर दर्जाबंदी तो आपने कर दी। तो इलाज में भी फिर इतनी दर्जाबंदी होती है कि वो जो एक रूम में एक वीआईपी रह रहा है उसको प्रोटोकॉल भी वीआईपी मिल रहा है, जो ट्विन में है उसको इसी तरह से थोड़ा कम। नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इलाज बिल्कुल सेम है सब पेशेंट का, चाहे वो हमारा इंडिविजुअल रूम का पेशेंट हो, चाहे वो हमारा वार्ड का पेशेंट हो। स्पेस की फैसिलिटी डिफरेंट है, लेकिन इलाज में कोई कंप्रोमाइज़ हम नहीं करते। वही मेडिकेशन, वही स्टाफ। सेम मेडिकेशन, सेम साइकोथेरेपी, सेम साइकियाट्रिस्ट, सेम मेडिकल ऑफिसर, सब फैसिलिटीज़ सेम है। लेकिन अब ये कैटेगरी में आप सिंगल, फिर ट्विन शेयरिंग और फिर वार्ड सिस्टम आ जाता है। सर हमारे पास 2 बेड भी है शेयरिंग रूम, 3 बेड शेयरिंग रूम भी है, अच्छा, 4 बेड शेयरिंग रूम भी है और फिर वार्ड। ओके, ये तो और भी किसी की चॉइस अगर है कि वो सिंगल है, ट्विन है, ट्रिपल, क्वाड या फिर उसके बाद आपका वार्ड सिस्टम होता है और उसमें भी आप मैक्सिमम 6 बेड जो है। जी, मैक्सिमम 6 बेड शेयरिंग रूम फैसिलिटीज़ है। ओके, अच्छा ये एक हॉल में हैं हम और यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के बोर्ड्स लगे हुए हैं जहाँ पे एक्टिविटीज़ आपने लिखी हुई हैं डे वाइज भी और बहुत सारी चीज़ें। तो मेरे ज़हन में ये ख्याल आ रहा था कि एक पेशेंट जब यहाँ एडमिशन उसका हो जाता है, अमूमन जो किसी को मर्ज़ होता है, कोई दिल की आर्ज़ी में मुब्तला है या किसी और भी बीमारी में, तो वो तो चले पेशेंट पूरा दिन बेड पे रहता है। ये क्योंकि उस तरह के किसी मर्ज़ में नहीं होते, तो इनका दिन कैसे गुज़रता है? पूरा दिन तो बोर हो जाते होंगे। जी, बिल्कुल, हमने मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ इनके लिए प्लान की है, जिस तरह सुबह नाश्ते के बाद इनके जो प्रॉपर हाइजीन का ख़याल रखा जाता है, डेली शावर, कपड़े चेंज करना, उसके बाद प्रॉपर हमारा जो मेडिकल ऑफ़िसर है, उसका राउंड होता है, पूरे वाइटल्स वग़ैरह चेक करना, फिर हमारी जो साइकोलॉजिस्ट है, उनकी ग्रुप थेरेपी होती है। जो हमारे स्पिरिचुअल थेरेपिस्ट है जो कारी साहब उनकी अपनी एक क्लास होती है। ये सारा सुबह से लेकर लंच टाइम तक यही प्रोसीजर होता है। प्रॉपर हर एक क्लास की अपनी-अपनी टाइमिंग्स होती है। थोड़ा खाने के बाद नैप टाइम होता है, उसके बाद जैसे ही उठते हैं तो इनडोर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जिस तरह मुख्तलिफ गेम्स हो गई, ये सारी चीज़ें जो अपनी मर्ज़ी का टीवी का अपना टाइम होता है, गेम्स के अपने टाइमिंग्स होते हैं, लूडो हो गए, कैरम बोर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें इनके लिए हमने नीचे अलाउ। इवन मूवी का अपना टाइम होता है, सॉन्ग्स ये लोग लगाते हैं, शाम की चाय कंबाइन ये एन्जॉय करते हैं, तो मुख्तलिफ घर जैसा एक फ्रेंडली माहौल हमने क्यों को ये महसूस नहीं हो रहा होता कि घर में हमें कोई सहूलत जो मुयस्सर थी जी। वो यहाँ पे नहीं है, बल्कि जो सहूलियात आप बता रहे हैं अमूमन घरों में भी नहीं होती, तो इसका मतलब है कि वो कंफर्टेबली जो है वो पूरा दिन अपना गुजार लेते हैं। दुरानिया कितना है, ये बड़ा अहम सवाल है लोगों का कि एक मरीज आप तक पहुंचा और वो मुकम्मल सेहतयाब होने के बाद कितने दिन उसको लग जाते हैं कि वो अपने घर की तरफ चला जाता है। जो स्टैंडर्ड टाइम है, जो रिकमेंडेड टाइम हमें मिला है, वो 90 डेज़ से लेके 120 डेज़ तक का है। बट ये टाइम ड्यूरेशन पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, इसके अलावा मुख्तलिफ एज के लोग आपके पास आते होंगे और डिफरेंट जेंडर हैं, फीमेल भी और मेल भी, तो क्या कम उम्र जो, बल्कि ये बताइएगा कि सबसे कम उम्र जो आपने किसी पेशेंट को यहाँ ट्रीट किया उसकी एज क्या थी और मैक्सिमम एज क्या थी? सर ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे जो छोटे एज के बच्चे हैं वो भी एडिक्शन में इन्वॉल्व हो चुके हैं। मतलब कम से कम एज का अगर मैं बताऊं तो हमारे पास 30 ईयर, 14 ईयर, 15 ईयर का केस भी आ चुका है, एडमिट हो चुका है। अल्लाह का शुक्र है वो रिकवर हो चुके हैं, एक नई ज़िंदगी गुजार है। लेकिन कम से कम एज के बच्चे भी एडिक्शन में इन्वॉल्व हो चुके हैं। और कम से कम एज के जो बच्चे हैं वो किस नशे में मुब्तला होते हैं? ज़्यादातर आइस के केस रिपोर्ट होते हैं। आइस के केस। और ये आइस जब करते हैं और आप उनसे पूछती हैं, काउंसलिंग सेशन आप कैसी होती हैं कि वो इस नशे में क्यों गए, तो वो क्या रीज़न बताते हैं? जी, सबसे जो टीनेज हमारा बहुत क्रिटिकल एज होता है बच्चों के लिए, स्पेशली लड़कों के लिए, तो जो पीयर प्रेशर होता है, जो उनके क्लास फेलोज़ हो गए या जो फ्रेंड्स हो गए, तो एक तो आइस जो एक ट्रेंड में चल रहा था, जो आज कल नया ट्रेंड चला है वैप का, जिसको इलेक्ट्रिक सिगरेट हो गए, वैप वगैरह हो गए,
उनमें जो हमारी नई जनरेशन है काफ़ी उसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। लेकिन जो सबसे सामने आती है जो बात, वो सबसे पहले यही होता है कि जी हमने तो स्टाइल के लिए या आप इसमें बैठ के सिर्फ एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि क्या आप इस तरह कर सकते हो, नहीं कर सकते, मेरे पास वेब है, मैं हाई फाई फैमिली से बिलोंग करती हूँ, या अपने आप को ज़्यादा जो है ना शो करने की कोशिश जो लड़के करते हैं, हमेशा वही यहाँ मार खा लेते हैं कि वेब, आइस, इलेक्ट्रिक सिगरेट, ये सारी चीज़ें पीयर प्रेशर की वजह से जो है उनका शुरू हो जाती है। वालिदैन को कैसे पता लगे कि हमारा जो बच्चा है वो किसी इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो चुका है, कोई सिम्टम्स हैं? क्योंकि आपके मुशाहिदे में अक्सर ये चीज़ें होती होंगी, तो वालिदैन को हेल्प हो जाएगी। जी, सबसे पहले वालिदैन को ये नोट करना चाहिए कि उसके जो डेली एक्टिविटीज़ है वो उसी तरह ही है, यानी वो चेंज हुई है। जैसा कि नींद में कमी आना, आधी-आधी रात तक घर से बाहर जाना, अपनी टाइम पे नींद पूरी नहीं करना, भूख कम लगना, वज़न में बहुत तेज़ी से कम होना वज़न, और सबसे ज़रूरी बात कि एंगर इश्यूज़ आना या गुस्सा आना, शक-व-शुबात का जन्म लेना, और उनके जो बिहेवियर है वो अपने पेरेंट्स और सिबलिंग के साथ नेगेटिव हो जाते हैं। ये इस सारे अलामात है जो एक नशा एक बच्चा शुरू करता है, तो सबसे चीज़ें यही डिस्टर्ब होती है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि किसी भी अच्छे जो लैब है उससे उनका ड्रग प्रोफाइल टेस्ट करें, और या नहीं तो किसी भी रजिस्टर्ड इदारे जाए और उनसे ये अलामात शेयर करे, और बाकी उनको अच्छे गाइडेंस वहाँ मिल जाएगी उनको। ओके, अच्छा, इशफाक साहब, हमने ये पूरा सेटअप आपका देख लिया, तरीका इलाज जो है वो आपने बता दिया, बहुत सारी सहूलियात आप दे रहे हैं। कोई ऐसा पैगाम जो कि आपके पास आने वाले जो पेशेंट्स हैं और आपके मुशाहिदे में आया हो कि जनरल पब्लिक को, सुनने वालों को इन चंद चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है, वो मैसेज दे दें प्लीज़। जी, एक तो मैं पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि काइंडली खुदारा अपने बच्चों पे नज़र रखिएगा। बेशक वो स्कूल्स में हो, यूनिवर्सिटीज़ में हो, जहाँ पे भी हो, उन पे नज़र रखिएगा। अगर उनको कोई पॉकेट मनी मिल रही हो, तो उस पे भी आप नज़र रखिएगा कि कहाँ पे खर्च हो रहे हैं। दूसरा ये कि हमारे माशरे में नशे के इलाज को बुरा समझा जाता है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस वजह से इलाज नहीं करते कि जी हमारे माशरे में पता लग जाएगा, तो बजाय इसके कि आप इलाज को बुरा समझे, आप नशे को बुरा समझे, और बर वक्त अपने बच्चों की जो हमसे कंसल्टेशन अगर आप कराना चाहते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, और हमारे दिए गए नंबर पे आप राब्ता करके आपकी बेहतर रहनुमाई हम कर सकते हैं। यकीनन ऐसी इलाजगाहें बहुत कम है। इस्लामाबाद न्यू सोच एक ऐसा इदारा है जो आपने देख लिया जहाँ पे घर जैसा माहौल है, और आप में से कोई शख्स खुदा न खास्ता नशे की लत में मुब्तला हो चुका है या आपके इर्द गिर्द, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं। जैसे कि अभी इशफाक साहब ने बताया कि आप मशवरा ज़रूर कीजिए, कंसल्टेशन लीजिए जिसके कोई चार्जेस नहीं है। आपको यहाँ से प्रोफेशनल गाइडेंस मिल जाएगी और फैसला करने में आसानी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने वाले लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड होगी, ना सिर्फ वैल्यू ऐड होगी बल्कि वो इस नशे की लत से छुटकारा हासिल करने के लिए आपकी खिदमात भी लेंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।